मैम पता नहीं ऑप्शन है या नहीं है। ओके फाइन, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है स्टूडेंट्स। सो व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट द डेट, आप लोगों ने बॉन्ड को अपने माइंड में रखना है। एंड व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट इक्विटी, तो आप लोगों ने कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में अपने माइंड में रखना है। ये फर्स्ट स्लाइड में डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद कॉमन स्टॉक इन डिटेल भी डिस्कस होगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स में आपको नजर आ रही होगी वॉइस इन मैनेजमेंट। वॉइस इन मैनेजमेंट ये होती है कि आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं या नहीं। यस मैम। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट वाला होता है वो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करता। इट मींस कंपनी के अंदर आपके आपके 50,000 भी बॉन्ड्स आपने खरीदे हुए हैं, तो आप उसके कंट्रास्ट जो कॉमन स्टॉक होल्डर है वो आपकी मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट मींस कि कंपनी जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करती है तो वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोट करके अपनी डिसीजन अपना देता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। जैसे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके सामने प्रेजेंटेशन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। अब सही आ रही है बेटा आपको आवाज? यस मैम, आप सही है। सो जो कॉमन स्टॉक होल्डर होता है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट मींस आप डिसीजन मेकिंग में आपका एक वोट होता है। अगर आपके पास एक कॉमन स्टॉक है तो आप एक वोट कर सकते हैं। अगर एक मिस्टर ए उनके पास 10 कॉमन स्टॉक हैं तो वो 10 वोट कर सकते हैं। So that is equity holders have a voice in management, while the debt securities holders don't have any kind of say in management decision making. Second, अगर आप इसका डिफरेंस पॉइंट देखें, क्लेम ऑन इनकम एंड एसेट्स। डेफिनेटली इन लोगों को इनकम जो आप बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, उनमें इन दोनों का हिस्सा होता है। डेट होल्डर्स को भी पैसे मिलते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को भी पैसे मिलते हैं। और एसेट्स में क्लेम होता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही है, अगर कंपनी खत्म होती है, वाइंड अप होती है परमानेंट बेसिस पर, तो फिर जब कंपनी को हम बेचते हैं तो फिर भी इन लोगों को पैसे मिलते हैं, इन लोगों की क्लेम्स को फुलफिल किया जाता है। लेकिन डेट होल्डर्स को पहले पैसे मिलेंगे और इक्विटी होल्डर्स को बाद में पैसे मिलेंगे। इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है, डेट के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, सीनियर टू इक्विटी, कि इनको सबसे पहले पैसे मिलते हैं, इक्विटी वालों से पहले मिलेंगे। सीनियर टू इक्विटी है ये। और इक्विटी के कॉलम में आपको नजर आ रहा होगा सबऑर्डिनेट टू डेट। इट मींस के आफ्टर पेइंग ऑफ द इनकम or the assets or the residual cash to the debt holders, remaining assets are being distributed in the among the common stock holders. तो सबऑर्डिनेट का मतलब ये है कि डेट वालों को देने के बाद फिर आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स वालों को पेमेंट करेंगे। बात समझ आ गई? यस मैम। तो अगर कभी प्रॉफिट आता है, हर साल जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पहले डेट वालों को देना है, बाद में इक्विटी वालों को देना है। खुदा न खासा आपकी कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है और वो वाइंड अप करना पड़ता है आपको अपना बिजनेस, तो आप सबसे पहले डेट होल्डर्स को पे करेंगे, बाद में आप इक्विटी होल्डर्स को पे करेंगे। थर्ड जो आपका पॉइंट है, दैट इज मेच्योरिटी। थर्ड डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मींस लाइफ। तो जो बॉन्ड होता है, डेट सिक्योरिटीज होती हैं, उनके ऊपर हमेशा लाइफ मेंशन होती है, स्टेटेड होती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। द इयर्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ इयर्स इज ऑलवेज स्टेटेड ऑन डेट सिक्योरिटीज। वाइल इन कंपैरिजन, अगर आप कॉमन स्टॉक की बात करें, प्रेफर्ड स्टॉक की बात करें, तो इनके ऊपर किसी किस्म की लाइफ मेंशन नहीं होती। तो इसके आगे नन कॉलम में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टैक्स ट्रीटमेंट का। डेट जो सिक्योरिटीज होती हैं, इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है। इट मींस कि आप लोगों ने अपनी कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में बनाई हो, तो उसमें ऐसा होता है कि माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस आप करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब आपके पास आ जाती है तो उसमें से माइनस कर देते हैं आप इंटरेस्ट एक्सपेंस। इट मींस कि कंपनी डेट वालों को, ये जो आपके बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, इनको लाजमत है, इनसे पैसा आपने लिया हुआ है तो आप इनको पेमेंट्स करते हैं, तो जो भी आप इनको पेमेंट करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होती है।
तो इंटरेस्ट की आप डिडक्शन कर देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट का टैक्स जो आप पे कर रहे होते हैं उसको वो कम हो जाता है। लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर्स वालों को जो आप पे करते हो ना, वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। इट मीन्स कि टैक्स के पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट्स की जाती हैं वो टैक्स डिडक्टेबल्स नहीं होती। अब यहाँ तक बताइएगा बेटा, इस स्लाइड को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। मैम फर्स्ट पॉइंट बता दे दोबारा, वॉइस इन मैनेजमेंट। दोबारा कहिए। मैम ये फर्स्ट पॉइंट वॉइस इन मैनेजमेंट। डेट वाले जो होते हैं बेटा वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, इक्विटी वाले डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स अगर आपके पास किसी कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट है, आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो फिर कंपनी आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए कॉल नहीं करेगी, ना आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी का कॉमन स्टॉक खरीदा हुआ है, आप कॉमन स्टॉक होल्डर हैं, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। इट मीन्स जब भी कंपनी ने कोई मेजर डिसीजन मेकिंग करनी होगी, कंपनी आपको कॉल करेगी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, आप उस मीटिंग में जाएंगे और अपने हिस्से का वोट कास्ट करेंगे। ठीक हो गया? ओके मैम। मैम मैच्योरिटी को भी एक बार एक्सप्लेन कर दें किसको? दोबारा। मैच्योरिटी मैच्योरिटी बेटा लाइफ होती है, लाइफ। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर लाइफ मेंशन होती है कि इस बॉन्ड की 10 साल लाइफ है, 20 साल, 30 साल। 30 साल अगर उसके ऊपर लाइफ है ना, तो वो 30 साल के बाद खत्म हो जाता है। इट मीन्स कि कंपनी आपको आपके पैसे वापस दे देगी और आपको कहेगी अब आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो कॉमन स्टॉक होल्डर होता है उसके ऊपर लाइफ मेंशन नहीं होती। कॉमन स्टॉक इज दैट पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर कभी भी लाइफ मेंशन नहीं होती। तो अगर आपने एक दफा कॉमन स्टॉक खरीद लिया है, अगर आपकी 60 साल जिंदगी है उसे अपने पास रखें, जाते हुए अपने पोतों को पकड़ा जाएं, कोई मसला नहीं है। जब तक कंपनी कायम रहेगी आप उस कंपनी के कॉमन स्टॉक होल्डर कहलाएंगे। वो ओनरशिप खत्म नहीं हो सकती, उसकी कोई लाइफ नहीं होती, इनफाइनाइट होती है टिल अप टू द लाइफ ऑफ द बिजनेस। ओके मैम। आई रिक्वेस्ट यू बेटा जी। नाउ फ्रेंड्स, ये स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे। अब ये इन्होंने कॉमन स्टॉक या ये जो हमारी इक्विटी सिक्योरिटीज हैं, इनको इन डिटेल, इनके तमाम तर फीचर्स को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज वॉइस इन मैनेजमेंट। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जैसे अगर कंपनी ने छोटी मोटी डिसीजन मेकिंग में कॉल नहीं करती है आपको, जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ले लेता है। लेकिन अगर कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने डिसाइड करना है कि आप एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाह रहे हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप रहीम खान में लगा लें, आप भावनगर में लगा लें, आप अहमदपुर शर्किया में लगा लें। लेट्स से ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास न्यू प्रोडक्शन प्लांट लगाने की। अब प्रोडक्शन प्लांट एक लगाना है तो वो करोड़ों की नहीं, मिलियंस ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की कंसेंट चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करते हैं। व्हेन यू कॉल द मीटिंग, तो आप तमाम शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं। हत्ता कि एक बंदा जिसके पास एक शेयर है उसको भी आप इनविटेशन भेजते हैं। अगर एक बंदे के पास 10,000 शेयर्स हैं, एक के पास 50,000 शेयर्स हैं, वो सब लोग को कॉल की जाती है कि आप आएँ और आके एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करें। उस एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी जाती है, तीनों प्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके यहाँ रीमे खान फैसिलिटी के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, फलानी जगह फैसिलिटी ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, किसी भी टर्म्स में उसके प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। जब सब प्रेजेंटेशन वो दे लेते हैं, उसके बाद फिर वो आपसे कहते हैं कि अब आप बताएं कि ए, बी और सी कौन सी ऑप्शन है। तो फिर वहां पर आप अपना वोट कास्ट करते हैं। लेट्स से कि आप मिस्टर एक इन्वेस्टर हैं और उनके पास एक कॉमन स्टॉक होल्डर कॉमन स्टॉक है, तो वो एक वोट कास्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मिस्टर बी के पास 2 वोट हैं तो वो 2 वोट कास्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जनाब अहमदपुर ईस्ट इज अ गुड ऑप्शन, तो मैं सी ऑप्शन के ऊपर वोट कर दूंगी। जिस ऑप्शन पे वोट ज्यादा होंगे, फिर डेफिनेटली कंपनी बाउंड होगी कि कंपनी उसी जगह पर अपना नया प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी।
तो इस तरह आप जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर होता है वो रियल ऑनर कहलाता है कंपनी का, रियल ऑनर कंपनी का होता है और इसीलिए उसको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। ये जो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, अगर आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी चेंज होना होता है, लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लाइफ मतलब उनके टेन्योर 4 इयर्स है, 6 इयर्स है, तो उसके बाद जब भी नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इलेक्ट होना होता है तो भी ये वोटिंग राइट्स देते हैं। और अगर कोई जैसे स्पेशल इशू, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कोई मेजर इशू आ गया तो उसके ऊपर भी ये वोटिंग राइट्स देते हैं। अब इस स्लाइड को एक दफा पढ़ें और मुझे देख के बताएं तो इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है आपको? पढ़ें स्लाइड को एक दफा। No, ma'am. ठीक हो गया? Yes, ma'am. बॉन्ड होल्डर्स और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, इन लोगों के पास वोटिंग राइट की कोई प्रिविलेज नहीं होती, किसी किस्म का इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास होता है। ठीक? Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये क्लेम्स ऑन इनकम एंड एसेट्स डिस्कस हुआ था, तो इसको हम कहते हैं कि जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं दे गेट द रेजिडुअल क्लेम। रेजिडुअल क्लेम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बचा हुआ पैसा होता है ना, इट मींस सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं। आप इनकम स्टेटमेंट में देखते होंगे कि जनाब सैलरीज एक्सपेंस भी पे कर दिया, टैक्स एक्सपेंस भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, मेंटेनेंस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आप पहले डेट वालों को पे करते हैं, फिर प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पे करते हैं, और जो एंड में पैसे बच जाते हैं, आखिरी रेजिडुअल इनकम जो होती है आप मैम जो हमारी नेट इनकम होती है। जी बेटा, हाँ, आपकी नेट इनकम। मैम वही पूछ रहा हूँ, जो मैम ये रेजिडुअल क्लेम वही होगा जो हमारी नेट इनकम होती है। जो आप इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, वो जो नेट यस मैम। इनकम होती है वो ऑनर्स के लिए होती है। लेकिन उन ऑनर्स में से भी पहले आप देते हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, और फिर जो पैसा बच जाता है वो आप देते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। मतलब सबसे आखिर में आपने देना है कॉमन स्टॉक होल्डर को। ओके मैम। Ma'am. ठीक हो गया? ठीक है ओके मैम। Yes, ma'am. इट मींस जो नेट इनकम आपने इनकम स्टेटमेंट में कंप्यूट की होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में या प्रिंसिपल्स में, वो इनकम नेट प्रॉफिट को हम अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स कहते हैं। जब आप कंपनी की बना रहे होते हो इनकम स्टेटमेंट, तो वो जो प्रॉफिट है वो पहले मिल जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, और बाद में जो पैसे बच गए हैं वो आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर कभी कोई कंपनी मतलब ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी हमेशा रूल्स के मुताबिक चलती है, दैट्स अ लीगल एंटिटी, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी वर्कआउट करती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पहले दे दें, आप कहें कि जनाब कॉमन स्टॉक होल्डर्स हमारे ऑनर्स हैं, हम उनको पहले पेमेंट कर देते हैं, डेट और प्रेफर्ड स्टॉक वालों को बाद में देखा जाएगा। अगर आप वो रूल्स को वायलेट करते हैं तो कंपनी के खिलाफ केस भी हो जाता है। सो द थिंग इज दिस कि हमेशा पहले आप डेट वालों को पे करेंगे, अपने क्रेडिटर्स जो है, डेट्स वालों को हम क्रेडिटर भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें उधार दिया हुआ है, कुछ अर्से के बाद हमने उनको पैसे वापस करने हैं, फिर प्रेफर्ड वालों को देंगे और फिर ही आपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देने हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को ज्यादा अमाउंट भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि रिस्क उनका सबसे ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली उनका रिटर्न भी सबसे ज्यादा होता है। मोर रिस्क मोर रिटर्न। नाउ व्यू दिस स्लाइड के कंटेंट्स को आराम से पढ़ें और मुझे देख के बताएं कोई इशू तो नहीं है।
No मैम इस स्लाइड पे कोई पढ़ लिया स्टूडेंट्स? Yes मैम. आगे चलें। Yes मैम. पकड़ लेना आपको बाकी क्लास वालों ने जो कही जा रही है। यस मैम, यस मैम। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी डिस्कस हो रहा है स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं ये परमानेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग होती है। परमानेंट क्यों होती है? क्योंकि इसकी ये कभी भी आपको कंपनी ने पैसे वापस नहीं करने। मींस कंपनी ने एक दफ़ा आपसे पैसे ले लिए हैं, कंपनी विल नेवर रिटर्न यू बैक, क्योंकि आप उस कंपनी के हमेशा ऑनर रहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मिस्टर ए वो चाह रहे हैं कि मैं कंपनी को छोड़ दूं, तो फिर वो अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेचते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो किसको बेचेंगे? मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, कोई भी सेलर जो वहाँ पे मार्केट में बैठा होगा उसको खरीदने के लिए, हु इज विलिंग टू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, ही विल परचेज अल्टीमेटली दैट शेयर फ्रॉम यू। और लेकिन कंपनी को पैसे नहीं पे करने पड़ते। फिर जो बंदा खरीद रहा है वो मिस्टर ए को पेमेंट कर देगा और मिस्टर बी उस कंपनी के ऑनर बन जाएंगे, वो कॉमन स्टॉक उनसे ले लेंगे। इसके ऊपर कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, इसी वजह से वो ट्रैवल करता रहता है। मिस्टर ए ने जितने साल रखना है रख लें, मिस्टर बी को दे दें, मिस्टर बी ने बेचना है सी को बेच दें, मिस्टर सी आगे डी को बेच दें, लेकिन इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को बस यही मैटर करता है कि जब कंपनी ने प्रॉफिट देना है तब कंपनी चेक करती है कि मेरे कौन कौन ऑनर्स हैं, मैंने उनको प्रॉफिट देना है, तो फिर वो उनके नाम से चेक्स बनाने होते हैं उन्होंने, इसलिए बस तब कंपनी उनको चेक करती है कि कौन कौन मेरा शेयर होल्डर है। उससे पहले द शेयर इज रेडीली ट्रेड हो रहा होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो आपकी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इन तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस में जहाँ पे भी कंपनी आपकी लिस्टेड होगी उस कंपनी के शेयर्स उसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। इसको पढ़ के देखें एक दफ़ा, कोई इशू है तो डिस्कस करें। No मैम कोई नो मैम कोई इशू नहीं है, क्लियर है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जो टेक्स्ट ट्रीटमेंट एक और डिफरेंस जो उसके अंदर ड्रॉ हुआ था वो भी देख लीजिए। जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका तो टैक्स आपने इनकम स्टेटमेंट में ही काट दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं तो एक्चुअली जो बॉन्ड होल्डर को आप पैसे दे रहे होते हैं उसको हम इंटरेस्ट ही कह रहे होते हैं, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो जाता है, बाद में टैक्स कटता है, तो इस तरह से कंपनी का टैक्स कम हो जाता है, कंपनी को उस पर तो बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन जब कंपनी पैसे देती है शेयर होल्डर्स को तो फिर उस पर कंपनी ने टैक्स पे नहीं करना, उस पर एक दफ़ा कंपनी जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है सो कर चुकी है। जब वो पैसा मैं मिस्टर ए को दूंगी, लेट्स से मिस्टर ए के पास एक शेयर है कॉमन स्टॉक का, जब मैं उनको प्रॉफिट में हिस्सा दूंगी तो प्रॉफिट में हिस्सा मैं उसको किस नाम से देती हूँ, उसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। कॉमन स्टॉक होल्डर्स और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं कि ये आपके जनाब प्रॉफिट का हिस्सा है इस साल का। तो जब मैं उनको डिविडेंड दे दूंगी तो फिर वो मिस्टर ए की इनकम कहलाएगी, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आपने पैसा अर्न किया, आप मुझे टैक्स पे करें, तो दैट इनकम इज सब्जेक्टेबल टू टैक्स। तो कंपनी बेसिकली जब पैसा कमाती है तो एक दफ़ा कंपनी ने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, और एक दफ़ा जब वो पैसा प्रॉफिट्स की सूरत में, डिविडेंड्स की सूरत में शेयर होल्डर्स को मिलता है तो फिर शेयर होल्डर्स को भी पे करना पड़ता है उसके ऊपर टैक्स। लेकिन जो डेट होता है वो कंपनी को सस्ता सोर्स पड़ता है, और ये जो इक्विटी होती है ये कंपनी को रिलेटिवली महंगा सोर्स होती है फाइनेंसिंग का। मतलब फाइनेंसिंग को हम इसे क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों तरह से कंपनी ने पैसा कलेक्ट करना होता है। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करना होता है उसने कि मैं पैसा डेट से लूँ, पैसा कॉमन स्टॉक से लूँ, पैसा मैं प्रेफर्ड स्टॉक से लूँ, या पैसा मैं बैंक से उधार ले लूँ। थोड़े बहुत पैसे की जरूरत हो तो आप बैंक से उधार ले लेते हैं, ज़्यादा पैसों की जरूरत हो तो फिर आप बॉन्ड और इक्विटी में फैसला करते हैं कि मुझे कौन से सोर्स से पैसा लेना है। अगर डेट से आप पैसा लेंगे तो आपको उनको बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे, इक्विटी के सोर्स से पैसा लेंगे तो इट मींस आपको कॉमन स्टॉक लॉन्च करने पड़ेंगे मार्केट में। आगे चलें। Yes मैम. ओके,
अच्छा, इस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स पहली दो जो पॉइंट्स हैं ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं आपको पढ़ने का टाइम दूं तो आप काइंडली देखिएगा, लेकिन जो इसमें एक नई पॉइंट डिस्कस हुआ हुआ है वो देख लीजिए। स्टूडेंट्स, जो शेयर होल्डर होता है ना, कॉमन स्टॉक होल्डर है, उसके पास दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं। एक, अगर तो वो शेयर हमेशा अपने पास रखे तो कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कंपनी को का वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आपको मिलेगा। इन केस इफ अगर आप वो जो डिविडेंड्स हैं उनको हम यील्ड भी कहते हैं, वो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, अगर आपको बेचने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको अपना शेयर बेचने की जरूरत पड़ती है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जब उसको बेचते हैं ना तो आपको कैपिटल गेन्स होते हैं। कैपिटल गेन्स क्या होता है कि जनाब, लेट्स से कि आपने वो शेयर 100 रुपए का खरीदा था। जब आपने खरीदा था तो 100 रुपए का था, और आज जब आप बेच रहे हो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 10 महीने बाद, तो वो शेयर 180 रुपए का हो गया। खरीदा 100 का, बेचा 180 का, तो जो डिफरेंस है 80 रुपए, ये एक्चुअली आपका कैपिटल गेन कहलाता है कि आपको एग्जेस्ट ऑफ सेल्स ओवर द परचेज, कि अगर आपने बेचते हुए अमाउंट ज़्यादा हो गई है परचेज प्राइस से, इसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो एक्चुअली ऑनर को दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक, अगर उसको रखा रखे तो डिविडेंड मिलता रहेगा, और जब बेचने लगेगा तो फिर उसको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये दो तरह के बेनिफिट्स कॉमन स्टॉक होल्डर अर्न करता है। अब इस स्लाइड को पढ़ें और जो इशू है वो डिस्कस कर लें। पढ़ लिया बेटा? Yes, ma'am. कोई इशू है बेटा इस स्लाइड में? No, No, ma'am. अच्छा फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द टोटली न्यू थिंग, इसको जरा गौर से सुनिएगा। बेटा, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। दोनों टाइप की कंपनीज के दरमियान डिफरेंस भी आप लोगों को पता होगा। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की तादाद 50 तक महदूद होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये अनलिमिटेड तक जा सकती है, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स होते हैं, और सब कुछ आपको डिफरेंसेस पता है। नाउ, Yes, ma'am. ये जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास होते हैं। मतलब बहुत कम लोगों का सर्कल होता है, क्योंकि 50 तो इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो मैक्सिमम शेयर्स आ सकते हैं, तो बेसिकली वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में रहते हैं। लेकिन जो पब्लिकली आपकी कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके जो शेयर्स होते हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको आप जनरल पब्लिक में लॉन्च करते हैं। इट मीन्स एनीवन कैन परचेज अ शेयर, और जितने मर्जी आपको पैसों की जरूरत होती है आप उतने शेयर्स लॉन्च करके पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो जनरल जो हमारी पब्लिकली ओन्ड कंपनीज होती हैं, ये तो हर हाल में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर इसलिए करवाती हैं ताकि इनके शेयर्स की ट्रेडिंग हो सके, बाइंग एंड सेलिंग हो सके। अगर कोई बंदा बेचना चाह रहा है तो वो अपने शेयर्स बेच दे, जो बंदा खरीदना चाह रहा है वो अपने शेयर्स खरीद ले। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये इनके पास ये चॉइस में आ जाती हैं कि चाहे तो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएं, चाहे तो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर ना करवाएं। कि अगर इनके शेयर होल्डर्स ने बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो वो एक दूसरे से राब्ता खुद ही कर लेते हैं कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, आप खरीदना चाह रहे हैं, तो ठीक है, हम आपस में ट्रांजेक्ट कर लेते हैं। सो जो पब्लिक ओन कंपनीज होती हैं, ये डेफिनेटली इनको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो तमाम कंपनीज जो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स पर, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरती हैं, वही सिर्फ लिस्ट हो पाती हैं। अगर आप किसी भी वजह से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना कर पाएँ तो उस पर्टिकुलर ईयर में ये भी हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड ना हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी अभी इतनी छोटी है, शेयर होल्डर्स की तादाद कम है,
स्मॉलर स्केल पे आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप खुद ही अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहे, ये चॉइस भी होती है दोनों कंपनीज के पास, इधर दोज कंपनीज आर प्राइवेटली ओन्ड और पब्लिकली ओन्ड। अब इसको एक दफा स्लाइड को पढ़िएगा। Yes, ma'am. Parley. Okay, the next slide is okay. Now friends, ये जो कॉमन स्टॉक होते हैं इनके ऊपर पार वैल्यू मेंशन भी हो सकती है और समटाइम्स ये नो पार स्टॉक भी होता है कि जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर पार वैल्यू जरूर ही मेंशन हो। पार वैल्यू क्या होती है? पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, स्टेटेड वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, डिफरेंट इसकी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं इसके लिए। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है आपके वॉलेट में, तो 100 रुपए के नोट के ऊपर एक अमाउंट लिखी हुई है, 100 लिखा होता है, 100 लिखा होता है, 1000 रुपए का नोट है 1000 लिखा हुआ है, 500 का नोट है 500 लिखा हुआ है, उसे एक्चुअली हम फेस वैल्यू कहते हैं या पार वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह जो कॉमन स्टॉक होता है उसके ऊपर भी एक वैल्यू गिवन होती है, 5, 10, 15, 20 कितने का है वो, क्या उसकी पार वैल्यू है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉमन स्टॉक के ऊपर लोगों, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उन्होंने उनके ऊपर वो नो पार स्टॉक होता है उनका। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं इन कंपैरिजन, बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर हर हाल में पार वैल्यू लिखी हुई होती है। जैसे बॉन्ड अगर 30,000 का है, 40,000 का, आप लोगों ने अक्सर मार्केट में बॉन्ड देखे होंगे 25,000 का है, 40,000 का है, तो उस 40,000 उस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है। अगर 25,000 का बॉन्ड है तो 25,000 उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा होता है कि ये 25,000 का बॉन्ड है। इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर भी हर हाल में पार वैल्यू मेंशन होती है। सिर्फ कॉमन स्टॉक के पास ये चॉइस होती है कि कॉमन स्टॉक के ऊपर आप पार वैल्यू मेंशन ना करें, उसे नो पार स्टॉक कंसीडर करते हैं। नाउ अब पार वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? जब कंपनी अपने कंपनी एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस में से गुजर रही होती है, इट मींस कंपनी जब कॉर्पोरेट हो रही होती है, इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, बन रही होती है, पेपर वर्क हो रहा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उसकी पार वैल्यू डिसाइड करते हैं कि पार वैल्यू हमने कितनी रखनी है। ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं कि पार वैल्यू कम से कम हो, क्योंकि जब पार वैल्यू कम होती है ना तो अल्टीमेटली आपको उसकी जो ट्रेड होती है उसमें फ़ायदा होता है। और डेफिनेटली अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जनरल पब्लिक ऐसे चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा, जो सस्ती चीज़ होगी उसके बायर्स ज़्यादा होंगे ना, मतलब एक जैसे Yes, ma'am. हाँ जो महंगी आइटम्स होते हैं उसके बायर्स कम होते हैं। जैसे मर्सिडीज है, उसके मर्सिडीज के बायर कम होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास मर्सिडीज के पैसे हों, लेकिन मेहरान के पैसे आधी दुनिया के पास होंगे। तो प्राइसेस कम हो तो बायर्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो प्राइसेस कम रखी जाती है, ज़्यादातर पार वैल्यू कम रखी जाती है ताकि क्योंकि इवेंचुअली मार्केट में शेयर की प्राइस ने बढ़ना होता है, तो उसकी रेडिली ट्रेडेबल हो तो पार वैल्यू आप कम रखते हैं ज़्यादातर। कुछ अगर आप स्टॉक्स देखें तो उनकी सर्टन पैसा सर्टन सेंट्स में भी होती है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि पूरा $1 भी हो उनकी पार वैल्यू, समटाइम्स सर्टन सेंट्स होती है। जैसे हमारे यहाँ रुपए के अंदर सर्टन पैसाज होते हैं, 100 पैसा होता है, इसमें उनके सेंट्स होते हैं, तो सर्टन सेंट्स में भी कुछ स्टॉक्स की वैल्यू है। और ये जो भी आपकी पार वैल्यू होती है, ये जब आप रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं उनके अंदर मेंशन होती है, आपके कॉर्पोरेट चार्टर के अंदर मेंशन होती है। इसको आप पढ़िएगा और पढ़ के मुझे बताएं जो इशू हो इस स्लाइड में। मैम मैंने ये पूछना था कि जो पार वैल्यू होती है वो मतलब अगर आप कह रही हैं कि सेंट्स में होगी तो वो एक शेयर की होती है। हाँ बेटा, जो कॉर्पोरेट चार्टर में मेंशन होती है वो एक शेयर की अमाउंट मेंशन होती है और आपकी बैलेंस शीट भी उसी पार वैल्यू के हिसाब से कंप्यूट हो रही होती है। अभी थोड़ी देर के बाद हम बैलेंस शीट भी देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि जो भी उसमें सेंट्स में वैल्यू गिवन है, तो वो जो भी वैल्यू होगी आपकी वो एक शेयर की इलस्ट्रेट होती है। और फिर अगर आपके 10 शेयर्स लॉन्च्ड हैं तो हम उन 10 शेयर्स के लिए उसको कंप्यूट कर लेते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है, लेकिन स्टेटेड ये एक शेयर की होती है। एक ओके शेयर मैम, के ऊपर एक की वैल्यू मेंशन होगी। ठीक है मैम, थैंक यू। आगे चलें। यस मैम। नाउ कॉमन स्टॉक लोगों के पास प्रीएम्प्टिव राइट्स होते हैं, पहले इसको समझिएगा उसके बाद हम स्लाइड को पढ़ेंगे। देखिए बेटा,
अगर आपने अपना घर, जिस घर में आप रह रहे हैं ना, जब आप ये सेल आउट करने की कोशिश करें, लेट से अगर किसी भी रीजन की वजह से आप अपना घर बेचते हैं, तो प्रॉपर्टी में भी ऐसे होता है कि आसपास वाले जो नेबर्स होते हैं उनको आप पहला हक देते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वाला प्लॉट परचेज कर लें या ये वाला घर परचेज कर लें। अगर नेबर्स Yes, ma'am. नहीं है तो फिर आप उसे आउटसाइडर्स को बेच देते हैं। इसी तरह कंपनीज के अंदर होता है, अगर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ऑलरेडी कंपनी के ऑनर्स हैं, कंपनी को किसी भी वजह से पैसों की ज़रूरत है और कंपनी ने फाइनली डिसाइड किया है कि उसने पैसा लेना है कॉमन स्टॉक को इशू करके, मतलब इट्स